Hello everyone, hope you all are best at your place. तो स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो लेक्चर के थ्रू हम अपना चैप्टर नंबर 5 का रिमेनिंग पोर्शन, प्लानिंग का जो रिमेनिंग पार्ट रह गया था वो कवर अप करके ये चैप्टर वाइंड अप कर देंगे। तो चलिए करते हैं स्टार्ट। तो इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम कौन कौन से टॉपिक्स करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल बी डिस्कसिंग प्लानिंग प्रोसेस और क्या क्या स्टेप्स इन्वॉल्व हैं प्लानिंग के अंदर। उसके बाद प्रिंसिपल्स ऑफ प्लानिंग करेंगे, फिर लिमिटेशंस प्लानिंग की, और लास्ट इज़ कि क्या क्या मेजर्स हम अडॉप्ट करेंगे ताकि जो भी प्लानिंग करते हुए डिफ़िकल्टीज आती हैं उनको किस तरह से ओवरकम किया जाए। तो चलिए करते हैं स्टार्ट। तो आज सबसे पहला जो टॉपिक हम डिस्कस करेंगे वो है प्लानिंग प्रोसेस। प्रोसेस क्या होता है कि जब भी आपने कोई प्लानिंग करनी है तो उसके अंदर क्या क्या स्टेप्स इन्वॉल्व होंगे वो हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले है हैविंग परसेप्शन ऑफ अपॉर्चुनिटी। आपने कोई भी चीज़ की प्लानिंग करनी है, पहले आपको कोई अपॉर्चुनिटी परसीव होनी चाहिए कि आप ये काम कर सकते हैं, तभी आप उसके अकॉर्डिंगली क्या करेंगे, प्लानिंग करेंगे। तो प्लानिंग इज़ नीडेड टू सॉल्व सम प्रॉब्लम और टू प्रॉफिटेबिलिटी एक्सप्लॉइट सम अपॉर्चुनिटी। तो प्लानिंग सबसे पहले हम प्लानिंग क्यों करते हैं, जब हमें कोई प्रॉब्लम दिखेगी कि उसको हमने सॉल्व करना है, या हमें फ्यूचर में कोई अपॉर्चुनिटी नज़र आ रही होगी तो हम उसके अकॉर्डिंगली क्या करेंगे, प्लानिंग करेंगे। सेकेंड इज एस्टैब्लिशिंग ऑब्जेक्टिव। आफ्टर डिफाइनिंग द identified opportunity available to the business organization, the objectives are laid down. अब हमें अगर फ्यूचर में कोई अपॉर्चुनिटी दिख रही है बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से, हम उसके रिलेटेड क्या करेंगे, जो भी ऑब्जेक्टिव्स हैं वो नोट डाउन करेंगे कि क्या क्या हमारे ऑब्जेक्टिव्स हो सकते हैं इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट को लेकर, इस पर्टिकुलर अपॉर्चुनिटी को लेकर। ठीक है, फिर इसके अंदर हम जर्नल ऑब्जेक्टिव्स जो मेरी पूरी ऑर्गेनाइजेशन को इफ़ेक्ट करेंगे वो डिटर्मिन करेंगे, और फिर स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स क्या करेंगे, डिटर्मिन करेंगे जो ईच डिपार्टमेंट या ईच लेवल को क्या करेंगे, इफ़ेक्ट करेंगे। ठीक है, और हर जो भी प्लान है, आपको मालूम ही है जब भी हम मैनेजमेंट करते हैं सारी मैनेजमेंट हमारी प्लानिंग के ऊपर बेस्ड है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है मैनेजमेंट का, ऑब्जेक्टिव्स को लेट डाउन करने का, दैट व्हाट वी विल बी अचीविंग। सपोज़ अगर आपको लग रहा है कि आने वाले टाइम में आपकी डिमांड इंक्रीज़ होने वाली है प्रोडक्ट्स की, तो ये तो अपॉर्चुनिटी होगी जो फर्स्ट स्टेप में आप डिस्कस करेंगे। सेकेंड इज़ इस्टेब्लिशिंग ऑब्जेक्टिव में आप क्या करेंगे कि आप कितने यूनिट्स प्रोड्यूस करेंगे उस पर्टिकुलर चीज़ के, वो आप इस्टेब्लिशिंग ऑब्जेक्टिव्स में, क्योंकि ऑब्जेक्टिव्स एक तरह से आपका माइंडसेट प्रिपेयर कर देते हैं कि आपको इतना अचीव करना है। ठीक है, एक लिमिट्स, एक बाउंडेशंस को डिफ़ाइन कर देते हैं। जिसे आपको मालूम ही होगा जब आप अपने बोर्ड्स के लिए प्रिपेयर करें तो सबका टारगेट होता है मुझे 90% स्कोर करना है, मुझे 95% स्कोर करना है, एंड सो ऑन। आप उसी के अकॉर्डिंगली अपना हार्डवर्क करते हैं और आप अपना एंड रिजल्ट्स, फिर जब रिजल्ट्स आता है फिर चेकआउट करते हैं कि जो आपने सोचा था क्या आपने उतना अचीव किया भी है कि नहीं किया। नेक्स्ट कम्स दी डेवलपिंग प्रीमिसेस। अब थर्ड स्टेप में क्या है, प्रीमिसेस को डेवलप करना। अब प्रीमिसेस होते क्या हैं, फ्यूचर के रिलेटेड एजम्पशंस। अब एजम्पशंस मैनेजमेंट के अंदर, तो प्रीमिसेस यहाँ पर स्टूडेंट्स हैं फैक्टर्स और फोर्सेस जो आपको इफ़ेक्ट करेंगी फ्यूचर के अंदर। इसके अंदर आप सब फैक्टर्स को चेकआउट करेंगे कि कौन कौन से ऐसे प्रीमिसेस हैं, कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो आपको इफ़ेक्ट करेंगे। जैसे हियर वी आर प्रोवाइडेड विद टू टाइप्स ऑफ फैक्टर्स। फर्स्ट वन इज़ एक्सटर्नल फैक्टर्स एंड सेकेंड वन इज़ इंटरनल फैक्टर्स। External factors are those factors which lie outside the organization, जो ऑर्गेनाइजेशन के बाहर होते हैं। एक्सटर्नल इन्वायरमेंट जैसे गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ होगी जो एज अ नेशन को सारे के, ये फैक्टर्स वो होते हैं जो एज अ होल पूरे नेशन को इफ़ेक्ट करती हैं। जैसे इकोनॉमिक पॉलिसी होगी, इंडस्ट्रियल और टैक्सेशन पॉलिसी होगी, पॉपुलेशन का इंक्रीज़ होना, बिजनेस कंपटीशन, ये सब कुछ आपके एक्सटर्नल फैक्टर्स के अंदर आता है। लेकिन अगर मैं बात करूँ इंटरनल फैक्टर्स के अंदर, तो इंटरनल फैक्टर्स के अंदर कौन कौन से फैक्टर्स आते हैं,
जैसे जो विद इन दी ऑर्गेनाइजेशन पाए जाते हैं, जैसे कैपिटल हो गया, लेबर हो गया, रॉ मटेरियल हो गया, मशीनरी हो गया, ये सारे हमारे इंटरनल फैक्टर्स के अंदर आते हैं। क्लियर? नेक्स्ट कम्स मेकिंग अ फोरकास्ट। जो 4 स्टेप है, अब हम क्या करेंगे, जो ये फोरकास्टिंग को है वो किसके ऊपर हमारी बेस्ड है, प्रेमिसेस के ऊपर बेस्ड है। इसके अंदर हम क्या करते हैं, जो भी हमारी लिमिटेशंस है, एजम्पशंस हैं, जो भी हमने प्रेमिसेस के अंदर डेवलप की, ठीक है, हम उसके बेसिस पर क्या करेंगे, फोरकास्ट करेंगे। मतलब सी एक रफ सा आइडिया ले लेंगे, क्योंकि एग्जैक्ट रिजल्ट्स तो हम नहीं डिफ़ाइन कर सकते ना। फिर हम इसके बेसिस पर, हाँ अभी गवर्नमेंट में इन टैक्सेशन पॉलिसी में अभी हमें लग रहा है कि कुछ चेंज नहीं हो सकता। इस तरह से जैसे जो भी हमने फैक्टर्स चेकआउट किए थे अपने 3rd स्टेप के अंदर, हम उसके बेसिस पर 4th स्टेप के अंदर क्या करेंगे, फोरकास्ट करेंगे। ठीक है। नेक्स्ट कम्स, क्योंकि फोरकास्ट आपको एक करके चलना ही पड़ेगा कि फ्यूचर में कैसा होने वाला है। सपोज़ आप कहीं घूमने ही जा रहे हैं तो आप वेदर फोरकास्ट से चेक कर लेते हैं कि किस तरह का मौसम उस पर्टिकुलर डे पर रहने वाला है, आप उसके अकॉर्डिंगली ही प्रिपरेशन कर। वैसे नो डाउट 80 to 90% जो चांसेस होते हैं वो ठीक रिजल्ट शो करते हैं वेदर फोरकास्ट की तरफ से। बाय चांस वी ऑल नो दैट फ्यूचर इज़ फुल ऑफ अनसर्टेनिटीज़, तो क्या पता उस दिन अगर सनी डे दिखा रहा, बारिश हो आ रही हो, तो वी कांट से ना। तो इसी तरह से आपको एक रफ फोरकास्ट मेंटेन करके चलना है, बट यू कांट फुली रिलाई ऑन दैट क्योंकि फ्यूचर इज़ अनसर्टेन। नेक्स्ट इज सर्चिंग फॉर ऑल्टरनेटिव कोर्सेज। हमारे पास बहुत सारे, आप कह लीजिए, मेथड्स हैं किसी भी काम को करने के। कोई भी काम बिना मेथड के या बिना ऑल्टरनेटिव के हम नहीं कर सकते। अब सपोज़ हमारे को बिज़नेस के अंदर अगर समथिंग कुछ करना है तो मेरे पास बहुत ऑल्टरनेटिव होंगे। क्या क्या ऑल्टरनेटिव हो सकते हैं? सपोज़ अगर मैं पहले एक तरह का टीवी बना रही थी, अब मेरे पास ऑल्टरनेटिव होंगे कि मैं सभी डिफरेंट साइज़ेस के टीवीज़ बनाऊं, ठीक है, या मैं टीवी के साथ दूसरे प्रोडक्ट लाइन में एंटर कर जाऊँ, रेफ्रिजरेटर्स बनाने स्टार्ट कर दूँ, माइक्रोवेव अवन्स बनाने स्टार्ट कर दूँ, उसके अलावा अपना लैपटॉप्स बनाने स्टार्ट कर दूँ। तो कई अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल हो सकती हैं, कई अल्टरनेटिव्स हो सकते हैं जिनके थ्रू हम अपने बिज़नेस को एक्सपैंड कर सकते हैं। या किसी के साथ कोलैबोरेशन में आ जाऊँ, ठीक है, या किसी को मर्ज कर लूँ या एक्वायर कर लूँ। तो ये बड़े सारे अल्टरनेटिव कोर्सेज हैं। फिर हम क्या करेंगे, जितने भी अल्टरनेटिव कोर्सेज होंगे उनको क्या करेंगे, इवैल्यूएट करेंगे। इवैल्यूएट का मतलब क्या है, हर प्लान का, हर अल्टरनेटिव को स्वॉट एनालिसिस करेंगे। स्वॉट एनालिसिस वी ऑल नो दैट कि हर प्रोजेक्ट का, हर प्लान का हम स्ट्रेंथ, वीकनेसेस, अपॉर्चुनिटीज़ और उनके थ्रेट्स को नोट डाउन करेंगे। उसके बेसिस पर इवैल्यूएशन मेंटेन करेंगे। आफ्टर दैट इज सिलेक्टिंग द बेस्ट अल्टरनेटिव। बेस्ट अल्टरनेटिव को क्या करेंगे, सिलेक्ट करेंगे। हमारे पास वेराइटी ऑफ अल्टरनेटिव्स अवेलेबल होंगे, वी विल सिलेक्ट द बेस्ट आउट ऑफ दैट। ठीक है, क्योंकि सभी के प्रॉज एंड कॉन्स हमें पता होंगे, तो हम क्या करेंगे, बेस्ट अल्टरनेटिव को सिलेक्ट करेंगे। नेक्स्ट इज़ फॉर्मुलेटिंग ऑफ सपोर्टिंग प्लान्स। आप देख लीजिए कि आप हमेशा 2 प्लान्स लेकर चलते हैं। अगर फर्स्ट प्लान काम ना किया तो सेकंड प्लान के आप रिलाई कर सकते हो। इसी तरह इसमें भी आप क्या करेंगे, सपोर्टिंग प्लान्स भी क्या करेंगे, फाइंड आउट करके चलेंगे। ठीक है, ताकि अगर फ्यूचर में किसी भी तरह की प्रॉब्लम आती भी है आप उस पर रिलाई कर सके। 9th इज़ इम्प्लीमेंटिंग प्लान। जो आपने सोचा था प्लान, आप उसको इम्प्लीमेंट कर देंगे। और लास्ट इज़ रिव्यूइंग ऑफ प्लान्स। रिव्यूइंग ऑफ प्लान्स में क्या है कि आप टाइम टू टाइम चेकआउट करते रहेंगे। ठीक है, कि क्योंकि वी ऑल नो दैट फ्यूचर में अनसर्टेनिटीज़ फुल है और हमारा इन्वायरमेंट डायनामिक है। सो ऑन दैट नोट हमें टाइम टू टाइम अपना प्लान क्या करते रहना चाहिए, रिव्यू करते रहना चाहिए, सो दैट कि जो भी नेसेसरी चेंजेस हैं हम उसके अंदर इनकर कर सकें।
क्लियर हो गया? फटाफट से रिकॉल करते हैं सभी पॉइंट्स को। सबसे पहले क्या था, आपको अपॉर्चुनिटी का परसेप्शन होगा, आप उसके बाद ऑब्जेक्टिव्स को लेट डाउन करेंगे, प्रेमिसेस को चेकआउट करेंगे, बेसिस के ऊपर फोरकास्ट करेंगे, बाज़ार के अंदर बहुत सारे ऑल्टरनेटिव्स होंगे, ठीक है, सभी ऑल्टरनेटिव्स को सर्च करेंगे, इवैल्यूएशन करेंगे ऑल्टरनेटिव्स का, फिर सबसे बढ़िया वाली जो ऑल्टरनेटिव तुम्हें लगेगा उसको सिलेक्ट कर लोगे। जब सिलेक्ट कर लिया तो उसका एक बैकअप प्लान भी बनाकर चलोगे, फिर प्लान को क्या कर दोगे, इम्प्लीमेंट कर दोगे, ठीक है, उसको रियलिटी में कन्वर्ट कर दोगे, एक्शन ले आओगे उस प्लान के अंदर, और लास्ट इज टाइम टू टाइम प्लान को रिव्यू भी करते जाओगे। क्लियर हो गया? ये तो था आपका प्लानिंग प्रोसेस। नाउ वी विल बी डिस्कसिंग प्रिंसिपल्स ऑफ प्लानिंग, ठीक है, और क्या क्या इसेंशियल एलिमेंट्स हैं गुड प्लानिंग के, वो हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले है प्रिंसिपल ऑफ कंट्रीब्यूशन टू ऑब्जेक्टिव। आपने जब भी प्लानिंग करनी है, आपका प्लान ऐसा होना चाहिए कि जो आपका ओवरऑल कंपनी का ऑब्जेक्टिव है उसको वो अचीव करे। जब भी आप प्लान्स बनाएं या सब प्लान्स बनाएं, हमेशा आपने अपने दिमाग में रखना है कि ये एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन प्रोवाइड करे, किसको, आपके ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव को, उससे बिल्कुल भी अलग ना हो। ऐसा ना हो कि आप जो प्लानिंग कर रहे हैं आपका ओवरऑल ऑब्जेक्टिव उससे अचीव ही नहीं हो पा रहा, नहीं, इट शुड बी अकॉर्डिंग टू दी ओवरऑल ऑब्जेक्टिव ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। क्लियर? नेक्स्ट कम्स द प्रिंसिपल ऑफ एफिशिएंसी। नेक्स्ट इज़ कि जो भी आपका प्लानिंग का सक्सेस है, सक्सेस ऑफ अ प्लान, ठीक है, वो किसके ऊपर डिपेंड करेगा कि वो आपका ऑब्जेक्टिव अचीव करने में सक्षम हो, ठीक है, उसके अंदर इतनी कैपेबिलिटी हो कि आपका जो भी ऑब्जेक्टिव आपने डिसाइड किया था वो अचीव हो। सपोज़ आप बिज़नेस का ऑब्जेक्टिव क्या होता है कि कस्टमर सेटिस्फाइड रहें, ठीक है, आप प्रॉफिट अर्न करें, ये कुछ एक ऑब्जेक्टिव्स होते हैं हर बिजनेस मैन के। और अगर आपका प्लान जो आप काम कर रहे हैं वो ये चीज़ नहीं कर पा रहा तो ऐसा नहीं होगा। इट शुड बी एफिशिएंट इनफ टू अचीव ऑल दोज ऑब्जेक्टिव्स, ठीक है। प्रिंसिपल्स ऑफ प्राइमरी, ठीक है, अब इसके अंदर क्या है, अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल मैनेजर कैन नॉट कंप्लीट अदर मैनेजरियल एक्टिविटीज सो लॉन्ग दे डू नॉट हैव द आउटलाइंस ऑफ द प्लान्स बिफोर देम। इन दिस वे प्लानिंग इज़ द फर्स्ट नेसेसिटी ऑफ द मैनेजमेंट। अब देखिए इसमें क्या है कि ये प्रिंसिपल हमें क्या बता रहा है कि मैनेजमेंट, कोई भी जो मैनेजर है वो कोई भी काम कंप्लीट नहीं कर पाएगा, ठीक है, जब तक वो सभी प्लान्स का आउटलाइंस प्रिपेयर ना कर ले। एक सेट टारगेट आप कह लीजिए, जैसे क्या था, एक ऑब्जेक्टिव सेट होने चाहिए, एक फोरकास्ट होना चाहिए, क्योंकि वो हमें चीज़ बता देती है हमें कितना, जैसे तुमने बोर्ड्स के लिए प्रीवियस आपका एग्ज़ाम बोर्ड्स का ही हुआ होगा, आपने टारगेट अचीव किया होगा, मतलब सेट किया होगा मुझे इतने % मार्क्स अचीव करने ही हैं, ठीक है, आपने एक आउटलाइन प्रिपेयर कर ली, आप उसी की दिशा में क्या करते हैं, उसी डायरेक्शन में क्या करते हैं, अपना हार्डवर्क लगाते हैं और अपना एंड रिज़ल्ट जो भी आपका सेट टारगेट था उसको अचीव करते हैं। तो इसमें भी यही बोला है कि मैनेजर्स अपना काम तब तक नहीं कंप्लीट कर सकते जब तक वो प्लान्स की आउटलाइनिंग ना कर दें, ठीक है, और उसके लिए उनको आप कह लीजिए इसको एक तरह का मैंडेटरी ही लेकर चलना पड़ेगा प्लानिंग को, तभी वो क्या कर पाएंगे, क्योंकि प्लानिंग के अंदर ही हम सेट टारगेट्स को क्या करते हैं, डिफ़ाइन करते हैं। जब हमने डिफ़ाइन कर दिया हम उसी के अकॉर्डिंगली सारा काम करते हैं। तो इसके अंदर प्लानिंग जो है एक प्राइमरी, आप कह लीजिए प्राइमरी रोल क्या करती है, प्ले करती है। प्लानिंग, प्रिंसिपल ऑफ प्लानिंग प्रीमिसेस, ये तो हमने अभी प्रोसेस में भी किया था कि हम प्रीमिसेस को डेवलप करेंगे, प्रीमिसेस को चेक करेंगे कौन कौन सी फोर्सेस हैं हमारे को इफ़ेक्ट कर सकती हैं या कर रही हैं, उसके अकॉर्डिंगली हम क्या करेंगे, प्रॉपर प्रिकॉशंस पहले ही लेकर चलेंगे। प्रिंसिपल ऑफ पॉलिसी फ्रेमवर्क, इसके अंदर क्या है, अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल effective planning can be done only when the planners clearly understand the basic policies which influence thinking regarding the determination of the plans of the organization. Students, इसके अंदर क्या है कि आप इफ़ेक्टिव प्लानिंग तभी कर पाएंगे जब
जो प्लानर है, प्लानर कौन है? जो प्लानिंग करता है, ठीक है, वो समझ पाएगा कि क्या बेसिक पॉलिसीज़ हैं जो उसके प्लान को क्या कर सकती हैं, इफ़ेक्ट कर सकती है। तो उसे उस बेसिक पॉलिसीज़ को अच्छे से स्टडी करना पड़ेगा और उन पॉलिसीज़ के अकॉर्डिंगली ही अपने प्लानिंग को आगे बढ़ाना होगा। प्रिंसिपल ऑफ टाइम, planning is done in connection with all those activities which are performed for the achievement of the objectives of the organization, ठीक है। अब स्टूडेंट्स, प्रिंसिपल ऑफ टाइम में क्या है कि हाँ, ऐसा नहीं आपने प्लान बना लिया जिसका कोई टेन्योर ही नहीं रखा। कहने का क्या मतलब है कि जब भी आप प्लानिंग करेंगे आप एक टाइम फ्रेम सेट करेंगे कि आपको उस टाइम फ्रेम के अंदर ही क्या करना है, ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करना है। कि ये अगर आपको 1000 यूनिट्स प्रोड्यूस करने हैं तो कितने टाइम में, विद इन 1 मंथ, विद इन 2 मंथ्स, इस तरह का आप टाइम फ्रेम डिसाइड करेंगे। जैसे आपका पेपर होता है, आपको पेपर कितने आवर्स में कंप्लीट करना है, 3 आवर्स में, तो वो 3 आवर्स टाइम फ्रेम है। ऐसा अगर ना करते तो बच्चे तो फिर पूरा पूरा दिन ही लिखते रहते, ठीक है। तो प्रिंसिपल ऑफ टाइम को भी इनको अगर आपको अपनी प्लानिंग इफेक्टिव करनी है तो आपको प्रिंसिपल ऑफ टाइम को भी क्या करना पड़ेगा, फॉलो करना पड़ेगा। नेक्स्ट कम्स द प्रिंसिपल ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी। प्रिंसिपल ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी में क्या है कि जो प्लानिंग है वो क्या होनी चाहिए, फ्लेक्सिबल होनी चाहिए। दैट मीन्स कि वी ऑल नो दैट कि जो प्लानिंग है इट इज़ बेस्ड ऑन फ्यूचर एंड आवर फ्यूचर इज़ अनसर्टेन। सो ऑन दैट नोट जो हमें अपना प्लानिंग है उसको फ्लेक्सिबिलिटी उसके अंदर मेंटेन करनी पड़ेगी, सो दैट कि अगर किसी तरह का कोई भी चेंजेस फ्यूचर में आता है, किसी तरह की पॉलिसीज़ में, किसी तरह की एक्सटर्नल या इंटरनल फोर्सेस के अंदर, तो आप उसको ईजीली अपने प्लान के अंदर इम्प्लीमेंट कर पाएँ, ठीक है। Next comes the principle of limiting factor. The principle lays stress upon the fact that the planning process of selects the best alternatives. आप देख लीजिए limiting factor का क्या मतलब है कि we all know that कि जो भी factors available हैं they are scarce, ठीक है। आपने इकोनॉमिक्स के अंदर पढ़ा होगा कि वो क्या है, स्कार्स इन क्वांटिटी हैं, दैट मीन्स लिमिटेड इन क्वांटिटी है, और हमें उन लिमिटेड फैक्टर्स का क्या करना पड़ेगा, ऑप्टिमम मैनर में इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो जो प्रिंसिपल है वो इसी बात के ऊपर स्ट्रेस डालता है कि हमें उस लिमिटिंग फैक्टर को ध्यान में रखते हुए ही प्लानिंग करनी है, ठीक है। नेक्स्ट कम्स प्रिंसिपल ऑफ सिलेक्शन ऑफ द बेस्ट ऑल्टरनेटिव। अब प्रिंसिपल ये भी अभी हमने प्रोसेस में पॉइंट पढ़ा था कि हमारे पास बहुत सारे ऑल्टरनेटिव्स होंगे, हम सभी ऑल्टरनेटिव्स को क्या करेंगे, सर्च करेंगे, उसके बाद उनका एनालिसिस करेंगे, एनालिसिस और इवैल्यूएशन करने के बाद बेस्ट ऑल्टरनेटिव को सिलेक्ट करेंगे, क्योंकि इससे क्या होगा, हमें पता लग जाएगा कि क्या क्या प्रॉज और कॉन्स हो सकते हैं एक पर्टिकुलर चीज़ को लेकर। नेक्स्ट इज प्रिंसिपल ऑफ कॉम्पिटिटिव स्ट्रैटेजीज। प्रिंसिपल ऑफ कॉम्पिटिटिव स्ट्रैटेजीज में क्या है कि जब भी एक मैनेजर अपनी ऑर्गेनाइजेशन के लिए प्लानिंग कर रहा है तो उसे उसकी जो कॉम्पिटिटिव ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जो उसके कॉम्पिटिटर्स हैं, उनके क्या प्लान्स हैं उनको भी कंसीडर करना पड़ेगा। और लास्ट जो प्रिंसिपल है दैट इज़ प्रिंसिपल ऑफ कमिटमेंट। इसके अंदर क्या है कि जब भी आप प्लान्स को फॉर्मुलेट कर रहे हैं तो मैनेजर मस्ट रिमेंबर्स द कमिटमेंट मेड टू द ऑनर्स। तो मैनेजर को हमेशा ये ध्यान रखना पड़ेगा कि उसने ऑनर्स को क्या कमिटमेंट दी है, ठीक है। कहने का मतलब है कि वो अगर अपने सीनियर्स को बोल रहा है कि दिस मंथ वी विल अचीव दिस मच टारगेट, तो उसके बेसिस पर ही उसे अपनी सारी प्लानिंग करनी पड़ेगी ताकि जो उसकी कमिटमेंट है, ठीक है, जो उसने वादा किया है उसको वो अच्छे से निभा सके। क्लियर हो गया स्टूडेंट्स? ये थी कुछ एक प्रिंसिपल्स हमारे प्लानिंग के। नाउ वी विल बी डिस्कसिंग लिमिटेशंस। अगर किसी चीज़ के प्रॉज हैं, जैसा कि हमने अपनी फर्स्ट वीडियो के अंदर प्लानिंग की इम्पॉर्टेंस पढ़ी थी, उसी तरह से कुछ चीज़ों के कॉन्स भी हैं, दैट मीन्स डिसएडवांटेजेस भी हैं। अब हम उन डिसएडवांटेजेस को क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे, ठीक है, अपने प्लानिंग चैप्टर के अंदर।
सबसे पहले है अनरिलायबल फोरकास्टिंग। हम कहते तो हैं यहाँ पर हमें फोरकास्टिंग हम करते हैं प्लानिंग के ऊपर, लेकिन आप प्लानिंग की फोरकास्टिंग पर रिलाय नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते स्टूडेंट्स? क्योंकि जो फोरकास्टिंग है इट्स ऑलवेज रिलेटेड विद फ्यूचर, और फ्यूचर अनसर्टेन है, कुछ भी हो सकता है। यहाँ पर आपको नेक्स्ट आप कह लीजिए मोमेंट का नहीं पता क्या हो जाए, और यहाँ तो हम बहुत लंबे कई महीनों की कई सालों की प्लानिंग लेकर साथ में चलते हैं, सॉरी फोरकास्टिंग लेकर चलते हैं, जो कि आपको मालूम है प्लानिंग के अंदर ह्यूज अमाउंट इन्वॉल्व होता है। एक टारगेट को अचीव करने में ह्यूज रिसोर्सेज लगते हैं, और आप प्लानिंग अगर इतने महीनों की और इतने सालों की फोरकास्टिंग एडवांस में कर लेते हैं तो वो आपके लिए क्या हो सकती है, हार्मफुल भी प्रूव हो सकती है, अगर किसी भी तरह का आप कह लीजिए अनवांटेड चेंज क्या हो जाता है फ्यूचर में आकर हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट इज एंड ऑफ इनिशिएटिव। इनिशिएटिव्स का क्या हो जाता है, एंड हो जाता है प्लानिंग के साथ। कैसे? क्योंकि हम प्लान डेवलप कर लेते हैं कि हाँ हमें यही अचीव करना है, हमें इसी तरह से ये काम करना है। कई बार दूसरे जो एम्प्लॉयज़ हैं उनके माइंड में ये चीज़ आ भी सकती है कि नहीं, इस काम को इस तरीके से करना चाहिए, इस काम को हमें इस तरीके से करना चाहिए। वो इसी बात पर चुप कर जाते हैं कि वो अपनी जो इनिशिएटिव्स होते हैं उसको अपने अंदर ही रख लेते हैं कि अब इस काम को करने का इन्होंने तरीका तो डेवलप कर ही लिया है, ठीक है, तो ये तो इसी तरह से फॉलो करेंगे। तो इस वजह से जो इनिशिएटिव्स हैं उनका भी क्या हो जाता है, एंड हो जाता है। नेक्स्ट कम्स द लैक ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी। फ्लेक्सिबिलिटी भी बहुत ज़्यादा, अभी हमने एक प्रिंसिपल तो पढ़ा था, प्रिंसिपल ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए, बट उस बिल्कुल ही आप कह लीजिए उस प्रिंसिपल के ये बिल्कुल ऑपोजिट है कि प्लानिंग के अंदर फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है। कुछ एक चेंजेस तो चलो बड़े जो मिनिमम से होते हैं वो हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, लेकिन अगर बहुत ही बड़ा चेंज आ गया है तो उसको इम्प्लीमेंट करना बहुत ज़्यादा टफ है, क्योंकि प्लानिंग इन्वॉल्व्स ह्यूज कॉस्ट, ह्यूज रिसोर्सेज आर इन्वॉल्व इन इट। सो दैट्स वाई इसके अंदर जो फ्लेक्सिबिलिटी है वो क्या है, बहुत कम है, और एक्सपेंसिव प्रोसेस तो बहुत है। जैसा कि अभी मैं आपको बार बार बता ही रही हूँ, बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज इन्वॉल्व होते हैं, तो इसकी वजह से ये एक बहुत एक्सपेंसिव प्रोसेस है। डिफ़िकल्टी इन सिलेक्शन ऑफ बेस्ट ऑल्टरनेटिव। हमने प्रोसेस के अंदर पढ़ तो लिया कि हमें सर्च करने चाहिए बहुत सारे ऑल्टरनेटिव्स, उनको इवेल्युएट करना है, फिर बेस्ट वन को सिलेक्ट करना है, बट दिस इज़ नॉट एन ईजी टास्क। कहना बहुत आसान है बट करना बहुत मुश्किल। नेक्स्ट इज़ इफेक्टेड बाय एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। हर समय एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से, चलो इंटरनल के ऊपर फिर भी हम कंट्रोल कर सकते हैं जो विद इन दी ऑर्गेनाइजेशन है फोर्सेस, बट एक्सटर्नल के ऊपर तो नहीं कर सकते। पॉलिटिकल इन्वायरमेंट में कुछ भी चेंजेस हो जाएं, इकोनॉमिक इन्वायरमेंट में कुछ भी चेंजेस, ये तो गवर्नमेंट के कंट्रोल में है, गवर्नमेंट के हाथ में है। गवर्नमेंट तो पब्लिक बेनिफिट के लिए, लोगों की भलाई के लिए किसी भी तरह का चेंजेस लेकर आ सकती है, ठीक है। तो हर समय एक्सटर्नल इन्वायरमेंट का एक्सपोजर रहता ही है हमारी प्लानिंग के ऊपर। नेक्स्ट इज लैक ऑफ एडिक्वेट एक्सपर्टाइज। प्लान्स को बनाना इज़ नॉट एवरीबडीज जॉब। एक ये मेंटल प्रोसेस है, एक्सपर्ट्स की एडवाइस चाहिए होती है, तो कई बार कंपनीज़ के पास ये सब चीज़ें नहीं होती, जिसकी वजह से आप कह लीजिए कि एक्सपर्ट ओपिनियन के जो भी एवरेज एबिलिटी वाले लोग भी प्लान्स बना देते हैं, जिनको इतनी प्रॉपरली इन्वायरमेंट की समझ भी नहीं होती, और इसका खामियाजा ऑर्गेनाइजेशन को कई बार भुगतना पड़ता है। रेजिस्टेंस टू चेंज इन प्लानिंग। कई बार प्लानिंग के अंदर हमें नेसेसरी हो जाता है कि हाँ भी हमें चेंजेस इम्प्लीमेंट करने हैं, बट इंटरनल स्टाफ वगैरह के पॉइंट ऑफ व्यू से कई बार वो रेजिस्ट करते हैं कि नहीं, वी डोंट वांट दिस चेंज। किसी भी चेंज को ऑर्गेनाइजेशन के अंदर लेकर आना भी बहुत मुश्किल टास्क है। अगर आप खुद अपने पर्सनल ग्राउंड्स के ऊपर ही चेकआउट कर लीजिए, अगर आपको बोले नहीं अब आपको ये चीज़ इस तरीके से करनी है, थोड़ा टाइम आप भी हिचकिचाएंगे, आप रेजिस्ट करेंगे उस चेंज को। सिमिलरली ऑर्गेनाइजेशन के अंदर भी यही चीज़ होती है कि वो भी रेजिस्ट करते हैं कुछ भी तरह के अगर आपको चेंजेस लेकर और प्लानिंग के अंदर आने हैं। क्रिएट्स अ फॉल्स सेंस ऑफ सिक्योरिटी। समटाइम्स द मैनेजर्स थिंक दैट प्लानिंग सॉल्व्स ऑल देयर प्रॉब्लम। कई बार ना मैनेजर्स को लगता है कि हाँ भी उन्होंने प्लान बना लिया तो काम ख़त्म, छुट्टी,
नहीं, ऐसा नहीं है। उनके अंदर एक तरह की ये फॉल्स सेंस ऑफ सिक्योरिटी है, क्योंकि हर टाइम आप कह लीजिए कि एनवायरनमेंट एक्सपोजर रहता है, फ्यूचर अनसर्टेन है, फोरकास्टिंग अनरिलायबल प्रूव हो सकती है। तो ये एक तरह से क्या करता है, ट्रू सेंस ऑफ सिक्योरिटी नहीं क्रिएट करता, फॉल्स सेंस ऑफ सिक्योरिटी प्लानिंग क्रिएट करता है मैनेजर्स के माइंड में। अगर आपको किसी भी तरह का क्विक डिसीजन लेना है तो भी मुश्किल है प्लानिंग के अंदर, क्योंकि प्लान्स को चेंज करना आसान काम नहीं है। प्लान्स इतने भी फ्लेक्सिबल नहीं होते जैसा कि कहा जाता है। लास्ट जो टॉपिक है इस चैप्टर का, दैट इज मेजर्स टू ओवरकम द डिफ़िकल्टीज ऑफ प्लानिंग्स, या आप कह लीजिए क्या रिक्विजिट्स हैं इफ़ेक्टिव प्लानिंग के, कि अगर आपको अपनी प्लानिंग इफ़ेक्टिव बनानी है तो आपको क्या क्या पॉइंट्स को माइंड में रखना होगा, सो दैट कि आपके रिसोर्सेज वेस्ट ना हो और आपके प्लानिंग के अंदर जो भी डिफ़िकल्टीज आ रही हैं आप उसको इजीली ओवरकम कर सको। सबसे पहले है गिविंग मोर कंसिडरेशन टू ऑब्टेनिंग द रिलायबल फिक्स। हमेशा उस चीज़ पर जोर देना चाहिए जिसको आप अचीव कर सकते हैं। कई बार हम अपने गोल्स सेट कर लेते हैं, कुछ गोल्स रियलिस्टिक गोल्स माने जाते हैं, कुछ अनरियलिस्टिक माने जाते हैं। तो हमें हमेशा रियलिस्टिक गोल्स के जो भी हमारे रियलिस्टिक गोल्स हैं उनको तवज्जो देनी चाहिए, उनको प्रेफरेंस देनी चाहिए, उनके ऊपर मोर कंसिडरेशन करना चाहिए। सो तभी आप उनको क्या कर पाएंगे, अचीव कर पाएंगे। क्योंकि अगर हम सारी की सारी फोर्स दोनों तरह के गोल्स पर दे देंगे ना, तो हम रियलिस्टिक अचीव कर पाएंगे और अनरियलिस्टिक तो बिल्कुल अचीवेबल ही नहीं है। इंश्योरिंग एम्प्लॉइज़ पार्टिसिपेशन इन प्लानिंग, जैसा कि एक लिमिटेशन हमने सेकंड लिमिटेशन पढ़ी थी कि एंड ऑफ इनिशिएटिव हो जाता है प्लानिंग के अंदर, ये चीज़ हमें नहीं होने देनी। अपने प्लान्स को हमें सक्सेसफुल तभी करना है, हम जब भी प्लानिंग कर रहे हैं एक सिंगल पर्सन मैनेजर के ऊपर रिलाई ना करें। मैनेजर को दूसरे लोगों की भी सलाह, उनके क्या क्या इनिशिएटिव्स उनके माइंड में आइडियाज़ आ रहे हैं उनको कंसिडर करना चाहिए, उनको इन्वॉल्व करना चाहिए प्लानिंग के अंदर। अदर एम्प्लॉयज़ जो भी हैं ऑर्गेनाइजेशन के, उनको इन्वॉल्व करना चाहिए प्लानिंग प्रोसेस के अंदर। इससे इनिशिएटिव्स का एंड भी नहीं होगा और हमारी इफ़ेक्टिव प्लानिंग हो पाएगी। डिवाइडिंग मेन प्लान्स इनटू सब प्लान्स, मेन प्लान्स को ऐसा नहीं है कि एक ही प्लान है, नहीं, उसको टुकड़ों में बांट दो, क्योंकि टुकड़ों में बांट दोगे तो आपके लिए रिजल्ट्स को अचीव करना इजी हो जाएगा। टू टेक दी हेल्प ऑफ प्लानिंग एक्सपर्ट्स, वी ऑल नो दैट कि प्लानिंग एक्सपर्ट्स होते हैं जो अपने उस पर्टिकुलर फील्ड के अंदर क्या होते हैं, आप कह लीजिए एक्सपर्ट्स होते हैं। तो अगर हमने कुछ फाइनेंशियल प्लानिंग करनी है फाइनेंस को लेकर, तो हम फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स की हेल्प ले सकते हैं। या किसी भी फील्ड में हमने अगर कुछ भी प्लान आउट करना है, जैसे आप घर पे भी देख लीजिए, हमको कहीं इन्वेस्टमेंट करनी होती है तो आप इन्वेस्टमेंट एक्सपर्ट्स की क्या ले लेते हैं, कई बार राय ले लेते हैं और उसके बेसिस पर ही अपनी इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेते हैं। सिमिलरली ऑर्गेनाइजेशन के अंदर भी प्लानिंग एक्सपर्ट्स की हेल्प लेनी चाहिए। स्टडी डीपली द एक्सटर्नल इन्वायरमेंट, as we all know that planning always remain exposed to external environment. external environment का exposure हमेशा planning के अंदर रहता है, तो हमें external environment को deeply क्या करना है, study करना है, ठीक है, उसको डिटेल में स्टडी करना है कि वो किस तरह से क्या कर सकता है, हमें इफ़ेक्ट कर सकता है। अडॉप्टिंग द रेगुलर ट्रेनिंग सिस्टम, रेगुलर ट्रेनिंग सिस्टम हमें एम्प्लॉयज़ को देते रहना चाहिए कि ताकि अगर किसी भी तरीके का चेंज लेकर आना है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर तो वो रेजिस्ट ना करे। उनका माइंडसेट हमें टाइम टू टाइम प्रिपेयर करते रहना है और उसका बेस्ट तरीका क्या है कि उनको रेगुलर मैनर में ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाए, उनको जो भी चेंजेस हो रहे हैं स्कैनारियो के अंदर उनको बताया जाए और उसके अकॉर्डिंगली ही उनको प्रिपेयर कराया जा सके। क्लेरिफाई द रियलिटी ऑफ प्लान्स, मैनेजर को क्लियरली अंडरस्टैंड करना चाहिए कि प्लान्स आर मेयरली द मीन्स नॉट द एंड, ठीक है। इट डज नॉट मीन दैट द फॉर्मुलेशन ऑफ प्लान इज़ द अचीवमेंट ऑफ गोल्स, ये नहीं है कि प्लानिंग कर दी तो काम ख़त्म, नहीं, उन्हें और बहुत हार्ड वर्क करना पड़ेगा, तभी आप अपने एंड रिजल्ट्स को अचीव कर पाएंगे। आपने +2 के लिए टारगेट ले लिया कि आप इतना अचीव करेंगे,
बट जब तक आप मेहनत ही नहीं, ये थोड़ी कि मैंने प्लानिंग कर ली मैं रोज़ का इतना पढ़ूंगी मेरा हो जाएगा इजीली, लेकिन जब तक आप हार्डवर्क नहीं करेंगे वो चीज़ अचीव तो नहीं होगी ना, आपको वो चीज़ करनी पड़ेगी, तभी वो जो गोल्स हैं वो क्या हो पाएंगे, रियल गोल्स बन पाएंगे। क्लियर हो गया? तो आपको रियलिटी क्लेरिफाई करनी बड़ी ज़्यादा ज़रूरी है। रिलैक्सिंग द कंपल्शन ऑफ प्लानिंग, नो डाउट प्लानिंग नेसेसरी नहीं है, बट हमेशा ये देखा गया है कि प्रॉफिटेबल प्रूफ होती ही है, बहुत काम की चीज़ है, बट ये भी वाइज नहीं है कि आप हर समय प्लानिंग पे ही निर्भर रहो। ठीक है, तो रिलैक्सेशन देनी चाहिए कि हाँ ये ज़रूरी नहीं है कि आप हर काम प्लानिंग के साथ ही करो, बट ये इस तरह का माइंडसेट करें आप डेवलप करेंगे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कि बिना प्लानिंग के भी काम नहीं चल सकता, ये हमेशा आपको अच्छा ही रिजल्ट प्रूव करेगी। अगर आप पढ़ाई में भी अपनी प्रॉपर एक शेड्यूल बनाकर चलेंगे पढ़ाई के अंदर भी, तो ऐसा नो डाउट वो आपको एंड रिजल्ट्स अच्छे से प्रूव करके देगी अगर आप उसको इम्प्लीमेंट करते हैं। अगर आप उस टाइम टेबल के अकॉर्डिंगली चलते हैं तो आप जल्दी अपना काम ख़त्म कर लेंगे, और रिवीजन के लिए प्रॉपर आपने अगर टाइमिंग्स वगैरह बनाए होंगे तो आप सब कुछ स्मूथली चलेगा। बट ऐसा भी नहीं है, कई बच्चे बिना शेड्यूल के भी पढ़ लेते हैं, तो आपको इतनी कंपल्शन ऑर्गेनाइजेशन में प्लानिंग को रिलेटेड नहीं करनी चाहिए, और प्लान्स हमेशा सिंपल बनाएं और प्रैक्टिसेबल बनाएं, जिनको आप इजीली क्या कर सकते हैं ऑर्गेनाइजेशन के अंदर प्रैक्टिस करवा सकते हैं और उनको अचीव करवा सकते हैं। और स्टेबिलिटी इंश्योर करें प्लानिंग के अंदर, ये नहीं बार बार प्लान्स चेंज कर रहे हैं, वो अगर प्लान्स बार बार चेंज कर रहे हैं तो आप कभी भी अपना ऑब्जेक्टिव्स और गोल्स अचीव नहीं कर पाएंगे। तो एक स्टेबिलिटी आपको प्लानिंग के अंदर लेकर आनी ही पड़ेगी। तो स्टूडेंट्स इसके साथ ही हमारा ये चैप्टर क्या होता है, कंप्लीट होता है। अगर इस चैप्टर में कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेरी है, तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके आप अपने डाउट्स और क्वेरीज़ को ले सकते हैं। और नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम अपना चैप्टर नंबर जो 6 है टाइप्स ऑफ प्लान्स वो स्टार्ट लेंगे। क्लियर? तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर। टिल देन, हैप्पी लर्निंग एंड कीप रिवाइजिंग।